तो इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस टाइप का है, कौन कौन सी थ्योरीज हैं जिन्होंने अलग अलग अपने पोस्टुलेट्स दिए रिगार्डिंग द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हमारी हेडिंग है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, पार्टिकल नेचर क्या था और कौन कौन सी थ्योरीज थी जिसको जस्टिफाई करी, क्या क्या उन्होंने पोस्टुलेट दिए। सो द फर्स्ट थ्योरी which explained the particle nature of electromagnetic radiation was the Planck's quantum theory. It was Planck's quantum theory. अब प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी के सबसे मेन पॉइंट्स क्या थे? द मेन पॉइंट्स विच डिफाइंस द प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी वाज द फर्स्ट पॉइंट कि अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है या फिर निकली है इन द एनी काइंड ऑफ एटम और अ बॉडी, वो स्मॉल पैकेट में हुई है एनर्जी, उसको हमने नाम दिया था क्वांटम. So the first point, main point of this Planck constant theory was energy emitted or absorbed. Emitted or absorbed by the atom or body, by atom या फिर any other body in the form of small packet of energy is known as quantum. In the form of small packet of energy is called क्वांटम. ठीक है, अब ये तो समझ लिया हमने. अब क्वांटम को भी थोड़ा और उन्होंने फर्दर क्लासिफाई किया कि इन केस ऑफ लाइट एनर्जी, क्वांटम को हमने नाम दिया फोटोन. उन्होंने फर्दर क्लासिफाई किया कि इन केस ऑफ लाइट एनर्जी, उन्होंने फर्दर क्लासिफाई किया कि क्वांटम इज कॉल्ड फोटोन. ठीक है, ये तो हमारा हो गया इस थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट. द सेकंड पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी वाज एनर्जी ऑफ द फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी. सेकंड मेन पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी वाज energy of the photon is directly proportional to its frequency, is directly proportional to its frequency. फ्रीक्वेंसी के जो फोटोन की एनर्जी थी वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, विच इज ई इज इक्वल्स टू एच म्यू. एच तुम्हारा आ गया था यहाँ पे कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, जिसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि एच तुम्हारा आ गया था 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -34 जूल पर सेकंड. ठीक है, इसको हम नेम दे देते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट. इनिशियली एनर्जी इज योर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, और इससे हमारे अलग अलग फॉर्मूले भी बने कि ई इज इक्वल्स टू एच म्यू था. म्यू को हम सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं बिकॉज इन द फ्रीक्वेंसी द वेव प्रोपोगेट्स सेम एज द वैक्यूम फेज में वो होती है सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट. तो हमने उसको थोड़ा और लिख दिया था कि ई इज इक्वल्स टू एच म्यू हमें पता था, हम इसको एच सी बाय लैम्डा भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें म्यू का पता था, और हमें 1 बाय लैम्डा भी पता है दैट इज योर वेव नंबर. तो हम उसको म्यू बार से लिखते थे, तो तुम्हारा एच सी बाय म्यू बार भी हो जाएगा. इस तरीके से अलग अलग फॉर्म्स हो गई एनर्जी की. तो कौन सी क्या चीज़ें मैं लिख देता हूँ. ये तुम्हारा आ गया था वेव नंबर, और सी जो है तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट थी, लैम्डा जो है वो तुम्हारी वेवलेंथ थी. these आर द टू मेन पॉइंट्स ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी. अब हम इसका थर्ड मेन पॉइंट पढ़ने जाते हैं. थर्ड मेन पॉइंट था प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी का was the total energy absorbed or emitted by a body is equals to the integral multiple of energy of one photon. सेम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की तरह ही प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी में ये बताया गया कि टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड बाय अ बॉडी इज equal to the integral multiplier of energy of one photon.
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ठीक है, एक फोटोन के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर टोटल एनर्जी या तो एब्जॉर्ब हुई या एमिट हुई, वो हमारी बराबर निकली। ठीक है, इससे तुम्हें क्या समझ आया कि जो ई टोटल है, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिटेड इज इक्वल्स टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन। वन फोटोन की इंटीग्रल एनर्जी क्या थी, एच म्यू, उसका कुछ इंटीग्रल मल्टीपल होगा, वो तुम्हारी टोटल एनर्जी आई। ठीक है, ये तुम्हें समझ आया। पहले फॉर्मूले में हमने जो लिखा था बस उसको हम एच सी बाय लैम्डा, उसको इंटीग्रल मल्टीपल दैट इज एन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एन एच सी इंटू वेव नंबर, ये तुम्हारा हो गया था। ठीक है, वेयर एन इज योर नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, इफ अगर तुम्हारा ये एवोगैड्रोस नंबर के बराबर हो जाए, इफ n इज इक्वल्स टू एन ए के बराबर हो जाए, देन योर एनर्जी इज नो कॉल्ड एज आइंस्टाइन एनर्जी। राइट डाउन अ नोट, इसको अच्छे से बनाओ। देन एनर्जी इज कॉल्ड आइंस्टाइन एनर्जी। एनर्जी इज नोन एज आइंस्टाइन एनर्जी। ठीक है, कैसे होगी, हमने जस्ट उसको n को na से रिप्लेस कर दिया है, वो तुम्हारा हो जाएगा एन ए एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, इतना समझ आया। अब हमने देख लिए तीन मेन पॉइंट्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के, किस किस तरीके से हमने उसको फोटोन माना है क्वांटम्स को, अगर वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में है तो। सेकंड पॉइंट हमने थोड़ा सा ये देखा कि जो टोटल एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि टोटल एनर्जी इंटीग्रल मल्टीपल होगी ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन के। अब हम इस पर एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लेट अस अज्यूम कि हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि a 40 watt bulb emitted light of a 40 watt bulb emitted light of wavelength 400 nanometer। फाइंड। अब तुम्हें इसमें क्या क्या निकालना है, एक 40 वॉट का बल्ब है, वो लाइट निकाल रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ तुम्हारी दे रखी है 400 नैनोमीटर। अब तुम्हें निकालना क्या है, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू फाइंड आउट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय बल्ब इन 1 सेकंड। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय बल्ब इन 1 सेकंड। दूसरी चीज जो तुम्हें निकाली है वो निकाली नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय बल्ब इन 20 सेकंड। सेम नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted by bulb in 20 सेकंड। अब इतना सिंपल तो होगा नहीं, इसमें तुम्हें एक चीज और एड ऑन कर दे रहे हैं, इफ द एफिशिएंसी ऑफ द बल्ब इज 80%, इफ द एफिशिएंसी ऑफ द बल्ब इज 80%, अगर बल्ब की तुम्हारी एफिशिएंसी 80% है तो तुम्हें कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने निकलेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट थिंग तुम्हें क्या क्या दे रखा है उसको लिखो कि हम इसको सॉल्व करेंगे। एनर्जी तुम्हारी दे रखी है 40 जूल पर सेकंड, जो कि तुम्हारा 40 वॉट है, वो दोनों बराबर ही होते हैं। ठीक है, नाउ अब तुम्हें E इज इक्वल्स टू, ये पता है कि N इंटू एच सी बाय लेमडा होता है। E is directly proportional to the frequency and it is also equals to the integral multiple of energy of one photon. hc by lambda is your integral multiple of energy of one photon. Now अब तुम्हें निकालना है कि 1 सेकंड में कितना होगा, तो व्हाट यू हैव टू डू इज तुम्हें उसको 1 कंसिडर कर लेना होगा, विच इज तुम्हारा लैम्डा तुम्हें पता है 400 नैनोमीटर। ठीक है, तुम्हें निकालना क्या है, 1 सेकंड में कितना होगा, तो वो हो जाएगा 40 इंटू लैम्डा अपॉन एच इंटू सी। ठीक है, यही नहीं ना होगा। अब तुम इसमें वैल्यूज पुट करते जाओ, 40 इंटू लैम्डा तुम्हारा कितना होगा 400 नैनोमीटर, तो 400 तो तुम ऐसे लिखोगे, नैनोमीटर तुम्हारा हो जाएगा 10⁻⁻⁹। अब प्लैंक कांस्टेंट की तुम्हें वैल्यू पता है, जो कि है 6.626।
मल्टीप्लाइड बाय 10⁻34, ठीक है, एज वेल एज थ्री सी की भी तुम्हें पता है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो एक सेकंड में तुम्हारा निकल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं बल्ब में, ठीक है। इसको तुम कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। अब जो सेकंड है उसमें तुम्हें दे दिया है कि इफ द एफिशिएंसी ऑफ योर बल्ब इज 20%, फाइंड आउट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 20 सेकंड, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का हो गया था तुम्हारा। सेकंड पार्ट में जो एन तुम्हारा है इस फॉर्मूले में वो हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड इन 1 सेकंड, ठीक है। इतना तो समझ आता है। सेकंड पार्ट जो तुम्हारा था उसमें तुम्हारा होगा कि सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट विल बी, तुम्हें पता है ई तुम्हारा होता है एच सी बाय लैम्डा, इतना तुम्हें पता है। एनर्जी तुम्हारी होगी जूल में, ठीक है। एच भी तुम्हें पता है विच इज़ योर 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड, ठीक है। अब अगर तुम्हें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो वो भी तुम निकाल सकते हो, आंसर तुम्हारा सेम आएगा एट लास्ट, ठीक है। आंसर तुम्हारा सेम एट लास्ट कैसे आएगा कि अगर तुम्हें एनर्जी ये दे रखा है एच इतना दे रखा है, ठीक है, तो तुम उसको जब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के उससे डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड में आ जाएगा जूल से, ठीक है। जूल को तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो जब तुम 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻34 को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से डिवाइड कर दोगे, जो कि तुम्हारा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड होता है, तो तुम्हारा उस केस में एच आ जाएगा 4.14 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड, ठीक है। ये तो तुम्हारा जूल पर सेकंड में हो गया और ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड में हो गया। नाउ अब तुम्हें निकालना क्या है, एनर्जी तुम्हारी जूल में थी, अब तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल जाएगी, ठीक है। तो ई तुम्हारा अब एच सी बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल जाएगा। नाउ अब तुम्हें पता है कि वो होता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर नैनोमीटर, और नीचे तुम्हारा लैम्डा भी होगा विच इज इन योर नैनोमीटर। जो तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी ऑन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में आएगा एनर्जी, जब तुम उसको एन से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। इस केस में भी जो तुम्हारा एन आएगा, इसको हमने किया था, ये केस 1 था हमारा, मतलब हमने इसको एक तरीके से ये किया था, ये सॉल्यूशन 1 का ही पार्ट 1 था, सेम यही तुम्हारा सॉल्यूशन 1 का पार्ट 2 था। मतलब या तो तुम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकते हो पर्टिकुलर एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन 1 सेकंड, या फिर तुम उसे जूल पर सेकंड में भी निकाल सकते हो। दोनों तरीके मैंने तुम्हें बता दिए कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो तुम्हें जो प्लैंक कांस्टेंट है बेसिकली उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना होगा, और जब तुम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दोगे तो वो 1240 पर सेकंड आएगा। अब तुम देखो इसमें भी जो तुम्हारा एच आया है वो 4.14 आया है, और पहले वाले केस में भी तुम्हारा सेम आया था, ठीक है, 4.14 ही आया था। जब तुम उसको डिवाइड करोगे 1 सेकंड के लिए निकालोगे तो आंसर तुम्हारा सेम आएगा, ठीक है। इसमें तुम आंसर निकाल लेना। नाउ अब हमें देखना रहेगा कि पार्टिकल नेचर ऑफ अब इस वाले लेक्चर में हमने देख लिया कि पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने देख लिया, इसमें फोटोन की बात हो रही थी। नाउ पार्टिकल नेचर और वेव नेचर अब इंट्रोड्यूस होंगे आने वाले लेक्चर में, जिसमें तुम पढ़ोगे कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तुम क्या पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें कि तुम्हारा पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा, ठीक है। तो डुअल नेचर में तुम पार्टिकल नेचर भी पढ़ोगे और वेव नेचर भी पढ़ोगे। इसमें तुम देखोगे कुछ एक्सपेरिमेंटल फिनोमिनन हुए, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, जो कि सिर्फ वेव नेचर से ही जस्टिफाई किए जाते थे, पर कुछ फिनोमिनन ऐसे हुए जो सिर्फ वेव नेचर के थ्रू से एक्सप्लेन नहीं किए जाते थे। कुछ पार्टिकल नेचर के थ्रू से एक्सप्लेन किए जाते थे, कुछ वेव नेचर के थ्रू से एक्सप्लेन किए जाते थे। तो how the theory of dual nature of electromagnetic radiation was proposed, because there was some experimental results
like interference and diffractions, which can be explained on the basis of wave nature, but some of the phenomenon cannot be explained on the basis of wave nature. कुछ तो वेव नेचर से एक्सप्लेन किए जा रहे थे, कुछ वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं किए जा रहे थे. क्यों? क्योंकि कुछ जो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन किए जा रहे थे वो प्लैंक्स कांस्टेंट थ्योरी के अंडर आते थे. आफ्टर दैट इसके बाद अलग अलग थ्योरी आई जो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन को भी सपोर्ट करती थी. एक्सपेरिमेंटली उन्होंने दिखाया कि वेव कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल नेचर ओनली. तो वही हुआ कि डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों आया. सम एक्सपेरिमेंटल फिनोमिनन लाइक, अब तुम इसमें लिखो सम एक्सपेरिमेंटल phenomenon like interference, diffraction, इंटरफेरेंस आया. ये तुम फिजिक्स में अच्छे से पढ़ोगे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जब तुम वेव वाला चैप्टर पढ़ोगे. इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर. But some phenomenon cannot be explained on the basis of wave nature. But some phenomenon cannot be explained on the basis of wave nature, जो कि एज गिवन बिलो. मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कौन कौन से थे जो एक्सप्लेन नहीं किए गए थे. दे आर, फर्स्टली तुम्हारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन था. इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है. ब्लैक बॉडी रेडिएशन. सेकंड तुम्हारा हो गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और थर्ड तुम्हारा था लाइन स्पेक्ट्रम. ये जो थे they cannot be explained just on the basis of wave nature, they can be explained on the basis of Planck constant theory. Explained on the basis of Planck's constant theory. ठीक है. तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन से समझेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझेंगे और लाइन स्पेक्ट्रम भी समझेंगे, ठीक है, जिसमें अलग अलग तुम्हारी सीरीज आ जाएगी. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. इसमें हमने प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स देखे, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, और हाउ प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी इज नीडेड जस्ट टू एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि अलग थ्योरीज ये जस्टिफाई ये मतलब करती थी कि वो सिर्फ वेव नेचर हो सकता है. प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी केम एंड इट एक्सप्लेन हाउ the radiation can be explained on the basis of particle nature also. So this is all about this lecture. Thanks for watching this lecture.